नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय कथाकार पुष्पा सक्सेना जी की कहानी क्यों। तो आइए सुनते हैं कहानी। शैया के पास बैठे बच्चों पर करुण दृष्टि डाल निष्प्रभ मुख दिव्या ने आंखें मूंद ली थीं। पिछले 15 दिनों से दिव्या अस्वस्थ चल रही थी। डॉक्टर गुप्ता परेशान थे। रोगिणी जरा भी कोऑपरेट करे तो गंभीर बीमारी पर भी विजय पाई जा सकती है, पर दिव्या में तो जैसे जीने की इच्छा ही शेष नहीं रह गई थी। दिव्या को मौन शून्य में ताकते देख अखिल को लगता उसकी दृष्टि किसी को खोज रही है। अखिल जानता है अंतिम सांस तक दिव्या उसकी प्रतीक्षा भले ही करे, मुंह खोल उसे एक बार देख पाने का अनुरोध नहीं करेगी। कभी अखिल का जी चाहता बहुत उदार बन उसे दिव्या के सामने ले जा खड़ा कर कह पाता, तुम्हारे मन की बात जानता हूँ दिव्या, जाने के पहले जी भर कर इससे बातें कर लो, मन हल्का हो जाएगा। भारी मन जाकर मुझे अपराधी ना बनाना दिव्या। पर अनुदार अखिल शंकित होता, कहीं उसे देखने भर से दिव्या चेत गई तो क्या वह सह सकेगा। अखिल आज भी अपनी पराजय से डरता है, जबकि हार तो वह उसी दिन गया था जब दिव्या ने किसी और में अपने स्वप्न साकार होते देखे थे। आज 12 वर्षों बाद यह प्रश्न अंतर में हाहाकार मचाता बार बार उससे पूछ रहा है, ऐसा क्यों हुआ अखिल, क्यों हुआ। दिव्या से उसका विवाह मात्र अकस्मात घटना भर तो नहीं था। दिव्या को माँ पिताजी देख पसंद कराए थे, पर दिव्या के पिता ने पत्र भेजा था, मेरी बेटी को अखिल जी स्वयं देखकर स्वीकृति देते तो निश्चिंतता होती, भविष्य में किसी प्रकार की गलतफहमी न हो। दिव्या मेरी बेटी की भी यही इच्छा है, विश्वास है इसे अन्यथा न लेंगे। माँ पिताजी को इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति न थी, पर शिखा ने व्यंग किया था, बाप रे, जरा तेवर तो देखो, मानो कोई अप्सरा है कि उसे देखते ही तुम मुक्त हो जाओगे। सच कहूं तो ये लड़की तुम्हारे योग्य नहीं है अखिल, स्वयं को दिखाने का इतना दर्प। अखिल ने कभी शिखा से विवाह करना चाहा था। युवा अखिल शिखा के जिस मोह पाश में बंध गया था उससे शायद आज तक मुक्त नहीं हो सका है। माँ बाप की इच्छा के आगे सिर झुकाना शिखा की व्यवस्था थी। विवाह के बाद पति के साथ जाती शिखा ने जरा सा एकांत पा अखिल से कहा था, हमेशा तुम्हारी थी, तुम्हारी रहूंगी, यह विवाह मेरी विवशता है अखिल। रुद्ध कंठ से निकले उन शब्दों ने अखिल का शिखा के प्रति प्रेम और बढ़ा दिया था। शायद आज भी वह स्वीकार न कर सके कि विवाह की उस विवश स्वीकृति में उच्च पदस्थ अधिकारी की पत्नी बनने का स्वार्थ भी निहित था। उस समय अखिल एक मामूली अधिकारी भी तो नहीं था। शिखा के विवाह के बाद जब अखिल ने प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त की, तब शिखा प्रसन्न होने की अपेक्षा मायूस अधिक थी। काश तुमने इस परीक्षा के लिए पहले ही प्रयास किया होता। तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास नहीं आ सकती शिखा। अखिल उस समय भी आतुर प्रेमी था। विवाह न होने से क्या हमारे संबंध टूट जाएंगे अखिल? समाज इसकी स्वीकृति नहीं देगा। मैंने तो तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं पाया है अखिल। शिखा का कातर स्वर अखिल को पिघला जाता था। सत्य से साक्षात्कार करना उसने कब चाहा था। दिव्या को देखते अखिल के मन में बस एक बात आई थी, वह सबसे अलग एकदम सामान्य लड़की भर नहीं है। शायद यही बात उसे अच्छी लगी थी और वह हाँ कहे आया था। उसकी हाँ ने शिखा को निराश किया, पर उसे वह अनदेखा कर गया था। सादगी से विवाह संपन्न किए जाने की शर्त अखिल ने रखी थी। बैंड बाजे का शौक तो शिखा के विवाह ने ही समाप्त कर दिया था। दिव्या ससुराल आ गई थी। परिवार के किसी समारोह के अवसर पर दिव्या ने कहा था, बिना महिला संगीत के समारोह में रौनक कैसे होगी। बिना बैंड बाजे की बारात भी भला बारात है। तुम्हें बाजे गाजे का बहुत शौक है दिव्या? छोटी दीदी ने मुस्कुराते हुए पूछा था। हाँ दीदी, पर मेरी बारात तो सोनी ही आई। चलो अपना यह शौक अपने बेटे की शादी में पूरा कर लेना।
छोटी दीदी ने सांत्वना सी दी थी। अपने विवाह में शिखा का सम्मिलित होना अखिल के लिए महत्वपूर्ण घटना थी। विवाह में आ पाने के लिए शिखा को कितने कष्ट उठाने पड़े, स्वयं शिखा ने सुनाया था। माजी ने एकदम साफ मना कर दिया था। 2 दिन भूख हड़ताल की, तब आ पाई हूँ। तुम ही कहो, अगर मैं ना आ पाती तो क्या जीवन भर तुमसे क्षमा मिल पाती? उसकी स्नेहासिक्त दृष्टि ने अखिल को निहाल कर दिया था। तुम ना आ पाती तो क्या मैं विवाह करता शिखा? अखिल गदगद था। हाँ, ये तो बताओ, दिव्या के लिए क्या उपहार लिया है? कोई खास उपहार होगा? अंततः वही तो अब सब कुछ तुम्हारी होगी ना। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए जो स्थान है, उस पर किसी अन्य का अधिकार संभव नहीं है शिखा। तुम्हारे बिना मैं कोई उपहार खरीद सकता था? एक हल्के फालसाई रंग की साड़ी अखिल को अच्छी लगी थी। ये साड़ी ले लें शिखा? दिव्या की दीदी बता रही थी। दिव्या को फालसाई रंग बहुत पसंद है। अरे वाह, अभी से उसकी पसंद नापसंद जान गए। अब अपने ही मन की साड़ी लेनी थी तो मुझ पर उपहार खरीदवाने का एहसान क्यों? बाय द वे, कभी जानने की कोशिश की मुझे क्या पसंद है? शिखा ने व्यंग किया था। मैंने तो बस सजेस्ट किया था। अंतिम निर्णय तुम्हारा ही रहेगा। तुम ही पसंद करो। अखिल अनुनय कर रहा था। मेरे ख्याल से यह आसमानी साड़ी ठीक रहेगी। गेहुए रंग पर यही चलेगी। फालसाई रंग तो गोरे रंग पर खिलता है। शिखा दर्पपूर्ण हंसी हंस दी थी। वही आसमानी साड़ी प्रथम उपहार में देते उत्साहित अखिल ने दिव्या से कहा था, ये साड़ी शिखा ने खास तुम्हारे लिए सिलेक्ट की है। शिखा की पसंद लाजवाब है। अच्छी है ना? आज अचानक अखिल को ध्यान आ रहा था। वो आसमानी साड़ी दिव्या ने कभी नहीं पहनी। 2 दिन पहले मेहरी को बुला वही साड़ी थमाती दिव्या ने कहा था, अपनी बिटिया की शादी में मेरी ओर से दे देना। पता नहीं मेरे बाद किसी को ध्यान रहे ना रहे। छी, कैसे को बोलती हो दुल्हन? मरे तुम्हारे दुश्मन। क्या ये तुम्हारे मरने की उम्र है? भगवान करे हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए दुल्हन। भाव विह्वल मेहरी बुदबुदाई थी। ना ना, ऐसा आशीर्वाद मत दो। बहुत जी ली और जीने की चाह नहीं। आंसू छिपाने के लिए दिव्या ने मुंह फेर लिया था। ये क्या, इतनी महंगी साड़ी मेहरी को दे डाली? जानती हो, 10 दुकानें खोजकर शिखा ने पसंद की थी। अखिल क्रुद्ध हो उठा था। इसीलिए तो डरती थी, मरने के बाद उसी में ना लिपटना पड़े। उसी में विदा करते ना। दिव्या की आंखों में न जाने क्या जल उठा था। उस साड़ी से उतनी घृणा का कारण शायद आज अखिल समझ सका था। कभी दिव्या ने कहना चाहा था, जानते हो, विवाह की प्रथम रात्रि पत्नी सिर्फ अपने लिए पति से कुछ सुनने को आतुर रहती है, पर मेरी प्रथम रात्रि तो शिखा में थी। तुम्हारी व्यर्थ की बातें मुझे पसंद नहीं। उसकी बातों को अखिल ने शायद ही कभी महत्व दिया था। हाँ, विवाहोपरांत भी उसने दिव्या की एक भी बात नहीं रखी थी। अखिल के विवाह में सम्मिलित होने के लिए शिखा ने शर्त रखी थी। वापसी में उसे अखिल पहुंचाने उसके साथ जाएगा। दिव्या उनके जाने के 2 दिन बाद जाने वाली थी। कुछ पलों के एकांत में दिव्या ने अनुनय की थी, 2 दिन और नहीं रुक सकते? मैं यहाँ अकेली रहूंगी। क्यों, घर में लोगों की क्या कमी है? सब तो है। दिव्या की उस मौन दृष्टि की भाषा पढ़कर भी वह अनजान बन गया था। शिखा और अखिल के संबंधों का सिलसिला चलता रहा था। अपने निजी सुख दुख शिखा के साथ बांटने में अखिल को प्रसन्नता मिलती, पर वही बात दिव्या को किस सीमा तक आहत कर जाती, अखिल ने कभी नहीं जाना। जब अखिल शिखा के लेखों की प्रशंसा करता तो कॉलेज विश्वविद्यालय से मिले पुरस्कार दिव्या की आंखों में कौंध उठते। न जाने कितनी कहानियों लेखों पर वह पुरस्कृत की गई थी। उसके गीतों की फरमाइश हर समारोह में की जाती, पर अखिल उसकी इस प्रतिभा से सर्वथा अनभिज्ञ ही रहा। शिखा की दूसरी बेटी और दिव्या के प्रथम पुत्र का जन्म लगभग एक साथ ही हुआ था। पुत्र जन्म पर अखिल के खिले चेहरे को देख
दिव्या गर्व से भर उठी थी। संभवतः उसका दिया यह उपहार पा अखिल अपने अतीत का बंधन तोड़ सके। 2 ही दिन बाद अखिल ने घोषणा कर दी थी। शिखा के ससुराल वालों ने उसकी दूसरी बेटी के जन्म पर तानों उलाहनों से उसे छेद डाला है। ऐसे निकम्मे पति पर लानत है, जैसे यह शिखा का ही अपराध हो। मुझे उसके पास जाना होगा। मैं समझ सकता हूं वह कितनी अपसेट होगी। पुअर शिखा। दिव्या का उत्साह कपूर सा उड़ गया था। अखिल के पास रहते भी दिव्या ने हमेशा अपने को उससे बहुत दूर पाया था। कभी अंतरंग क्षणों में दिव्या ने उसे पाने की असफल चेष्टा भी की थी। सुनो, विवाह के पूर्व तुम्हारे और शिखा के जो भी संबंध रहे हों, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूं। शिखा के साथ अब संबंध बनाए रखना पाप है अखिल। दिव्या की बात को वह हमेशा उसका व्यर्थ का भ्रम कहकर टालता रहा। आज भी अखिल ने शिखा के साथ के अपने संबंधों को पाप नहीं स्वीकारा है। फिर अमर और दिव्या के संबंधों को भी उसी दृष्टि से वह क्यों नहीं स्वीकार कर सका? अपने जीवन में दोहरे मानदंड रखने के लिए क्या वह दिव्या का अपराधी नहीं? जीवन में पहली बार अखिल को पराजय बोध अमर के कारण हुआ था। अखिल ने दिव्या की भले ही उपेक्षा की थी, पर उसका मित्र समाज दिव्या की प्रशंसा करते नहीं थकता था। दिव्या की विलक्षण बुद्धि, हाजिर जवाबी, व्यंग, परिहास पर अखिल के मित्र मुग्ध थे। कभी अखिल ईर्ष्यालु हो उठता था। तुम निशांत को जरूरत से ज्यादा लिफ्ट देती हो। तुम ऐसे पुरुषों को नहीं जानती जहां किसी स्त्री से जरा सी लिफ्ट मिली नहीं कि ये हाथ धो उसके पीछे पड़ जाते हैं। सच? दिव्या के अधर व्यंग से फैल जाते। मेरी बात हंसी में उड़ा देना ठीक नहीं। सुनील से उस दिन किस विषय पर चर्चा हो रही थी? बहुत हंस रहे थे तुम दोनों। दिव्या के मर्यादित आचरण ने कभी इन बातों की सत्यता सिद्ध नहीं होने दी थी, पर अमर का दिव्या के प्रति मुग्ध भाव अखिल सहजता से स्वीकार नहीं कर सका था। दिव्या के मुख से निकली बात पूरी करना ही मानो अमर के जीवन का लक्ष्य था। दिव्या को हंसते देख अमर खिल उठता था। दिव्या अखिल की पत्नी न हुई, अमर की आराध्या थी। जब तक अमर दिव्या का मौन साधक रहा, अखिल टालता गया। पर जिस दिन उसने अनुभव किया दिव्या के मन का कोई खाली कोना अमर ने भर दिया है, तो वह तिलमिला उठा था। अमर के घर आने पर दिव्या का खिला मुख अखिल की पराजय था। अमर का बार बार घर आना अखिल को असह्य होता जा रहा था। आज तो आपके हाथ की मटर की कचौड़ियां खाने का मन कर रहा है। साथ में मेरे हिस्से का गाजर का हलवा भी मिलेगा ना? अनुरोध के साथ अमर अपनी दृष्टि दिव्या पर निबद्ध कर देता था। अभी हाजिर करती हूँ जनाब, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? अपना अमृत तो आपकी भेंट है, मेरी भी उम्र लेकर जिए। अमर परिहास करता था। छी, इतनी लंबी उम्र का क्या करना है? दिव्या उदास हो उठती थी। अरे, अगर आप मुझसे पहले चली गई तो मैं कैसे जी पाऊंगा? आपकी आदत पड़ गई है ना। फिर व्यर्थ की बातें कर रहे हो। जानते हो ऐसे मजाक मुझे पसंद नहीं। ये मजाक तो नहीं है, सच ही तो कहा था। अब देखिए ना, 2 दिन यहाँ नहीं आता तो अजीब लगता है। सच मात्र इतना ही तो नहीं था। अखिल ने स्पष्ट अनुभव किया था। दिव्या को भी अमर की प्रतीक्षा रहती थी। प्रतिदिन उसके लिए नए व्यंजन तैयार करना उसे अच्छा लगता था। शायद वर्षों की उपेक्षा के बाद इतना मान सम्मान उसे भी विमुग्ध कर गया था। दीपावली की रात दिव्या के साथ अमर भी दीप जला रहा था। पहला दीप दिव्या के मुख के समीप ला मुग्ध अमर ने कहा था, हमारा यह दीप सदैव जलता रहे। उत्तर में हंसती दिव्या ने आशीर्वाद दे डाला था, तथास्तु। प्रतिवर्ष दीप जलाने आना पड़ेगा, आओगे ना? अखिल और नहीं सह सका था। दिव्या के हाथ में पकड़ी दीप भरी थाली छीनकर फेंक दी थी। क्रोधावेश में न जाने क्या क्या कह डाला था। अमर उसी समय चला गया था। अखिल को समझा पाने की उसकी हर चेष्टा व्यर्थ गई थी। निकल जाओ, खबरदार जो फिर कभी यहाँ पांव रखा। अमर उस शहर को छोड़कर चला गया था।
अमर के चले जाने के बाद भी अखिल दिव्या पर संदेह करता रहा है। दोनों के बीच अमर सदैव जीवित रहा है। दिव्या ने प्रतिवाद में एक शब्द भी नहीं कहा था, बस बड़ी बड़ी विस्फारित आंखों से उसे निहारती भर रह गई थी। क्या अमर की दिव्या के प्रति आसक्ति पाप थी? अखिल निर्णय नहीं ले पा रहा था। अमर ने दिव्या के मन के बंजर कोने में प्यार का एक नन्हा बिरवा रोपा, पर उस कोने को बंजर किसने छोड़ दिया था? वह कोना इतना खाली ही क्यों छूटा कि कोई और उस पर अधिकार जमा सके? अखिल की उपेक्षा से जड़ पड़े मन में अगर उमंगों की नई कोपल फूट पड़ी तो गलती किसकी थी? दिव्या को अपनी पहचान अमर से ही तो मिली थी। दिव्या की लेखन शैली, साहित्यिक अभिरुचि, संगीत प्रेम को अखिल ने कब जाना था? एक समारोह में अमर ने जब दिव्या से एक गीत की फरमाइश की थी तो अखिल चौंक गया था। क्या दिव्या गा भी सकती है? दिव्या की गजल ने सबको बांध लिया था। दिव्या के पत्रों की पंक्तियां अमर मनचाहे गीतों की तरह दोहराता था। अखिल यार, दिव्या भाभी के पत्र छपवा डाल, प्रेम पत्र हिट हो जाएंगे। मेरे पत्र तुमने कब देखे अमर? अखिल का स्वर बेहद रुक्ष हो उठा था। देख पाता तो चोरी न कर ले जाता। अरे भाई, कभी घर बुलाने के लिए दो पंक्तियां भी भेजती हैं, उनमें भी इनकी शैली झलकती है। इसीलिए तो सोचता हूं, इनके तेरे नाम लिखे प्रेम पत्र कैसे होंगे? कह दो तुम्हें भी प्रेम पत्र लिख दें। अखिल के उस रिमार्क पर अमर ठठाकर हंस पड़ा था, पर दिव्या का मुख अनार हो गया था। दिव्या के प्रति अखिल का रोष अकारण तो नहीं। बच्चे समझदार हो गए, उस समय दिव्या ने ऐसा क्यों किया? दिव्या ने अगर अमर को चाहा तो क्या आज भी वह अपने को शिखा के मोहपाश से अलग कर सका है? सच तो यही है, पता नहीं कैसे दिव्या ने इतनी लंबी, सूनी और एकाकी जिंदगी काटी है। जन शून्य पथ पर अगर कोई जीवंत हमराही मिल जाए तो उसके साथ चलना क्या पाप है? नहीं अखिल, तुमने गलती की है, परिष्कार भी तुम्हें ही करना होगा। धीमे से अपने स्थान से उठकर अखिल दिव्या के निकट जा बैठा था। अमर कल आ रहा है दिव्या, अब तुम ठीक हो जाओगी। प्यार से दिव्या के माथे पर आई लट को हटाते अखिल का स्वर रुद्ध हो आया था। अखिल की बात सुनती दिव्या का शांत निर्विकार मुख मानो पीड़ा से काला पड़ गया था। बहुत कष्ट के साथ दिव्या अपनी बात कह सकी थी। तुम मुझे कभी नहीं समझ सके अखिल, जीवन भर अकेली रही, अब इस जाति बेला में तो अकेला ना छोड़ो। इस समय झूठ नहीं कहूंगी, अमर ने मेरे खालीपन को मेरे साथ बांटना जरूर चाहा, पर मैं पूर्ण कभी ना हो सकी। मेरी पूर्णता तुम्हारे साथ थी अखिल, तुम ही मेरे सब कुछ। कष्ट और उत्तेजना के कारण दिव्या हाँफ उठी थी। फिर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा दिव्या। बोलो दिव्या, मैं तुम्हारे साथ पूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो दिव्या। दिव्या का मुख आनंद से चमक उठा। हल्के से अपना दायां हाथ उठा अखिल के हाथ पर धर दिया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।